फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर 5 का विभाग सी और विभाग डी यानी व्याकरण विभाग और लेखन विभाग हम लोग इस पार्ट में करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर 5 का हिंदी का लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपका ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका पूरा हिंदी का गाला सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। आंसर है आपका सच्चा न्याय करना। क्वेश्चन नंबर 30, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। गाय रूपी धन। आंसर है आपका गौधन। 31 नंबर, संधि छोड़िए। परमानंद। आंसर है आपका परम प्लस आनंद। संधि जोड़िए, सदा प्लस एव इक्वल टू सदैव। आंसर है आपका सदैव। 33 नंबर है आपका, मुहावरों का अर्थ स्पष्ट देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बात को तुल देना। आंसर है छोटी बात को बड़ा बना देना। वाक्य है, बड़ी बहू को हर बात को तुल देने की आदत है। मैंने वाक्य बनाए हैं, अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो आप अपनी मर्जी से भी दूसरे वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट आता है विरोधी शब्द। स्वामी, स्वामी का विरोधी होगा सेवक। निर्माण का विरोधी होगा निर्वाण। नेक्स्ट आता है आपका पर्यायवाची शब्द। 36 नंबर, मेघा, मेघा का आंसर होगा आपका बुद्धि और व्यवस्था का आंसर होगा इंतजाम। नेक्स्ट आता है आपका भाववाचक संज्ञा लिखिए। 38 नंबर, डाकू, आंसर आएगा आपका डकैत। 39 नंबर है लज्जित, आंसर आएगा आपका लज्जा। नेक्स्ट आता है आपका विशेषण संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 40, बर्फ, आंसर आएगा आपका बर्फीला। मखमल, आंसर आएगा आपका मखमली। नेक्स्ट आता है आपका कर्तुवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 42, बुनना, आंसर है आपका बुनकर। 43 नंबर, धर्म, आंसर है आपका धार्मिक। नेक्स्ट आता है आपका समास पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 44, राजकवि, राजकवि का आंसर आएगा कर्मधारय समास। कालिदास का आएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विभाग सी व्याकरण विभाग खत्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका विभाग डी लेखन विभाग। यहाँ पे आपको निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, अथवा में उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है, उसके आपको 3 मार्क मिलेंगे। फर्स्ट है आपका डीटीपी। तो डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। इसके आविष्कार में अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना संभव हो गया है। कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर डंकित सामग्री को अलग अलग पृष्ठि में विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच यानी स्पेलिंग चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित किए जा सकते हैं। तो ये था आपका डीटीपी के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर के बारे में, अथवा के बाद वाला क्वेश्चन कंप्यूटर। आंसर है कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क से भी अधिक तेज गति से काम करता है। यह प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी रखता है। आज का संगणक न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया था। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। जनक मतलब पिता। आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता ही है और संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ये था आपका कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, ये दोनों के बारे में आपको आपके हिंदी के बुक में यानी टेक्स्ट बुक में और डाइजेस्ट में दोनों में दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर लिखने हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन आता है, भारत में प्राचीन काल में दहेज प्रथा का स्वरूप कैसा था? आंसर है, भारत में प्राचीन काल में कन्या के माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार शादी में दहेज देते थे। 48 नंबर, प्राचीन काल में वरमालों को किस बात में संतोष रहता था? आंसर है, कन्या के माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार शादी में जो दहेज देते थे उसमें वर वालों को संतोष रहता था। 49 नंबर, अब लोगों ने किस तरह विवाह को व्यापार बना दिया है? आंसर है, लड़के और लड़की वाले लड़का लड़की की योग्यता के बदले धन को ही सर्वस्व मानते हैं।
धन ही विवाह का मूल आधार बन गया है। इस तरह विवाह को व्यापार बना दिया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। आज लड़की के विवाह का मूल आधार क्या बन गया है? आंसर है आज लड़की के विवाह का मूल आधार धन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 51। इस परिच्छेद में कौन सी सामाजिक समस्या का जिक्र किया गया है? आंसर है आपका इस परिच्छेद में दहेज जैसी सामाजिक समस्याओं का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52। इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो दहेज एक दूषण, आप ये शीर्षक दे सकते हो। अगर आपको दूसरा कोई शीर्षक देना है तो आप वो भी दे सकते हो, पर मैंने यहाँ पे दहेज एक दूषण शीर्षक दिया है। नेक्स्ट आता है आपका पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है, ठीक है, और कौन किसको भेज रहा है शायद वो भी दिया गया है। देखो, फाय आनंद नगर शाहपुर अहमदाबाद 380001 से रवि शास्त्री दूर गांव में रहने वाले अपने मित्र चैतन्य जोशी को हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व बताते हुए पत्र लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस भी दिया गया है और रवि शास्त्री जो है वो अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं। उनके मित्र का नाम है चैतन्य जोशी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से पत्र लिखना है। सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड पर एड्रेस लिख देना है, जो भी आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया हो। यहाँ पे हमको दिया गया है फाय आनंद नगर शाहपुर अहमदाबाद 380001 25 अगस्त 2024। प्रिय मित्र चैतन्य, सप्रेम नमस्कार। आज पहली ही डाक से तुम्हारा पत्र मिला। अंतर विद्यालय संगीत स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार पाने पर मेरी ढेर सारी बधाइयाँ, परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि तुमने अपनी पाठशाला के वृक्षारोपण समारोह के प्रति भारी उदासीनता क्यों दिखाई। क्या इसलिए कि मूक वृक्ष तुम्हारे संगीत पर दादा नहीं दे सकते? नेक्स्ट पैराग्राफ। तुम तो पढ़े लिखे हो, विज्ञान और भूगोल दोनों विषयों में वनों और वृक्षों के महत्व के बारे में तो तुमने पढ़ा है। तुम जानते हो कि वृक्षों के कारण हमारा वातावरण शुद्ध रहता है और हवा में ताजगी रहती है। जीवनदानियों वर्षा के लिए भी तो वृक्ष उपकारिक है। भूमि के उपजाऊ को बनाए रखने में वृक्षों का बहुत योगदान रहता है। वृक्षों की हरियाली, उनकी शीतल छाया, उनके फलों तथा उनके औषधीय गुणों का जो महत्व ही निराला है। वृक्ष अपने हर अंग से हमारी सेवा करते हैं। वे मूक होकर भी हमारे सच्चे मित्र हैं। सचमुच ये वृक्ष तो गांव की शोभा है। इसलिए वृक्षों के प्रति तुम्हारी उदासीनता देखकर मुझे सखेद आश्चर्य हुआ। आशा है अगले वृक्षारोपण के कार्यक्रम में तुम उत्साहपूर्वक भाग लोगे। माता जी को मेरा प्रणाम तथा गुड्डी को बहुत सारा स्नेह। और यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड जिस तरफ आपने एड्रेस लिखा है उसी तरफ आपको तुम्हारा मित्र रवि शास्त्री लिखना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा जो लेटर यानी कि जो आपका पत्र लेखन है उसको बड़ा भी कर सकते हो अपनी तरफ से। और ये जो पत्र लेखन है आपका 5 मार्क में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54। कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध दीजिए। राजा की चतुराई अथवा चतुर राजा, दोनों में से आप कोई भी शीर्षक दे सकते हो। स्टार्ट करते हैं। अवंतिका नगर में बुद्धि श्रेष्ठ नामक एक राजा राज करता था। वह बड़ा विद्वान, चतुर और शौकीन था। राजा को विश्व की नायाब चीजों संग्रहित करने का बड़ा शौक था। एक बार राजा ने महल में संग्रहित नायाब चीजों की प्रदर्शनी लगाई, जिसे देखने समूचे विश्व से कई लोग आए। प्रदर्शनी पूर्ण होने पर पता चला कि एक अत्यंत कीमती पौराणिक स्वर्ण मूर्ति चोरी हो गई है। राजा ने भाप लिया कि यह किसी नौकर की ही चालबाजी है, क्योंकि प्रत्येक चीजों कांच की तालाबंद अलमारियों में थी और चाबी नौकरों के पास थी।
राजा ने विवेक से काम लेते हुए तमाम नौकरों को सांध्य भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन करते हुए महल में घटी चोरी की घटना के संबंध में प्रत्येक नौकरों को एक 4 फीट लंबी लकड़ी देते हुए राजा ने कहा, यह जादुई लकड़ी है। जिसने स्वर्ण मूर्ति की चोरी की होगी उसकी लकड़ी सुबह 1 फीट बढ़ जाएगी। चोरी करने वाला नौकर की बेचैनी बढ़ गई। आखिर उसने एक उपाय सोचा, क्यों न इस लकड़ी को 1 फीट काट दिया जाए। सुबह 1 फीट बढ़ जाएगी तो सबकी लकड़ियों के समान हो जाएगी। अतः वह रात में लकड़ी 1 फीट काट कर सो गया। सुबह तमाम नौकरों की लकड़ियां जांचने पर यह नौकर बतौर चोर पकड़ा गया। चोर से स्वर्ण मूर्ति वापस लेकर उसे सख्त कारावास की सजा सुनाई गई और राजा की युक्ति की सबने प्रशंसा की। इससे आपको बोध लिखना है लास्ट में। बोध, चतुराई से कठिन समस्याओं का हल निकला जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें आपको 3 यहाँ पे आपको निबंध दिए गए हैं। उसमें से आपको कोई भी एक निबंध लिखना है जो आपका 7 मार्क का रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे आता है वरदान, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। आंसर है, आज का युग विज्ञान के आविष्कारों और सिद्धियों का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी है। बिजली की खोज विज्ञान की एक बहुत बड़ी सिद्धि है। बिजली आज हमारे भोजन पकाती है, कमरा बुहारती है, एसी और पंखा चलाती है, प्रकाश देती है। अनेक कल कारखानाओं उसी की शक्ति पर चलते हैं। सचमुच बिजली का आविष्कार आज के युग में कल्प वृक्ष सिद्ध हुआ है। विज्ञान के यातायात संबंधी आविष्कारों ने विश्व को एकदम छोटा बना दिया है। रेल, मोटर, जलपथ और हवाई जहाज़ों के जरिए आज हमारे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा बात में पूरी कर सकते हैं। समाचार या संवाद वहन संबंधी वैज्ञानिक आविष्कार भी अद्भुत है। मोबाइल फोन और ईमेल के द्वारा थोड़े समय में हम दूर दूर तक समाचार भेज सकते हैं। मोबाइल फोन और टेलीफोन की करामत किससे छिपी है? संगणक आदि के द्वारा पल भर में विश्व में किसी भी कोने में समाचार भेजा जा सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान की देन महत्वपूर्ण है। मोबाइल फोन और रेडियो से काफ़ी मनोरंजन मिलता है। सिनेमा विज्ञान की अनुपम देन है। इसका उपयोग रेडियो के भांति मनोरंजन के साथ शिक्षा के लिए भी किया जाता है। दूरदर्शन द्वारा देश विदेश के दृश्यों को हम देख सकते हैं। वीडियो द्वारा तो हम घर पर ही जब चाहे तब मनपसंद फिल्म या अन्य कार्यक्रम देख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में वैज्ञानिक चमत्कारों ने आमूल परिवर्तन किया है। आज नेत्रहीन को आंख मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर कृत्रिम अंग भी बैठाए जा सकते हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई द्वारा शरीर के भीतर भागों की छानबीन और इलाज संभव हो गया है। विज्ञान द्वारा अनेक असाध्य रोग भी साध्य हो गए हैं। नए नए प्रकार के हल, ट्रैक्टर, काटने छाटने के यंत्र आदि विज्ञान के कृषि विषयक आविष्कार हैं। विज्ञान के अन्य चमत्कारों में मुद्रण यंत्र मुख्य है। ज्ञान के प्रचार और प्रसार में इससे बहुत सहायता मिली है। सचमुच विज्ञान मनुष्य के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान के युद्ध विषयक विविध शस्त्र अस्त्र के आविष्कारों के ने विज्ञान को अभिशाप बना दिया है। इनके कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति खतरे में पड़ गई है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम भी विज्ञान की ही देन है। मनुष्य मात्र को नाम शेष कर देने वाली
विषैली गैस भी विज्ञान के द्वारा खोजी गई है। विज्ञान के ये आविष्कार मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है। आज इन घातक हथियारों से हजारों निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है और सुंदर प्रकृति का विनाश हो रहा है। सचमुच विज्ञान की सिद्धियां अद्भुत है। विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। केवल शर्त इतनी है कि इसका उपयोग मानव हित के लिए ही किया जाए। ये था आपका विज्ञान वरदान है या अभिशाप। नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरण और प्लास्टिक। आंसर है आपका आज का युग प्लास्टिक का युग बनता जा रहा है। जिधर भी देखते हैं हम प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देता है। घरों में, पार्कों में, गलियों में, सड़कों पर और सार्वजनिक तथा निजी समारोहों में प्लास्टिक की भरमार देखने को मिलती है। आज कोई बाजार जाता है तो खाली हाथ जाता है, उसके हाथ में कोई थैली नहीं होती है। एक युग ऐसा था जब घर घर में थैली, बोरियां, छोटी थैलियों आदि उपलब्ध होती है। जिस वस्तु को खरीदने जाते थे उसी के अनुरूप अपना थैली आदि लेकर जाते थे। कभी सोचा ही न था कि विज्ञान का मारा दुकानदार हमें एक इस प्रकार अपाहिज बना देगा कि हम अपनी थैली संस्कृति भूल जाएंगे। प्लास्टिक का आविष्कार तो होगा धात्विक उपभोग को कम करने के लिए, परंतु लोगों ने इस लिफाफों और थैलों के रूप में सीमित कर डाला। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए ड्यूबोयस और जेन द्वारा प्लास्टिक का आविष्कार किया गया। प्रारंभ में प्लास्टिक के उपयोग को अच्छा नहीं माना जाता था, पर आज यह एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया है तथा अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। पानी भरने की बाल्टियों से लेकर मोटर कार, कंप्यूटर, हवाई जहाज, बिजली की तारें, टीवी तथा ऐसे ही अनेक उपकरणों में प्लास्टिक का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पार्किंग की दुनिया में प्लास्टिक क्रांति ला रहा है। अब तो मकान की छतें, दरवाजे, खिड़कियां भी प्लास्टिक की बनाई जा रही है। प्लास्टिक की बनी वस्तुओं की एक विशेषता यह होती है कि इनके टूट फूट जाने पर उन्हें पुनर्चक्रण किया जा सकता है। वही अन्य धातुओं का भंडार सीमित है, जबकि प्लास्टिक को जितना चाहे बनाया जा सकता है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी हानि यह है कि यह पर्यावरण के लिए अभिशाप बन गया है। प्लास्टिक की थैलियों में बचा खुचा भोजन, फल आदि फेंकने से इन्हें पशु खा लेते हैं तथा बीमार पड़ जाते हैं। यदि इन्हें जलाया जाता है तो वायु प्रदूषण फैलता है। इन्हें इकट्ठा करके पुनः प्लास्टिक के दानों में बदला जा सकता है। प्लास्टिक के इस दूषण प्रभाव को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने प्लास्टिकों की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हमें चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग इधर उधर न फेंके। अतः प्लास्टिकों की हानियों को देखा जाए तो सबसे पहले यह हमारे पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। इसके थैलियाँ मल जल निकास के लिए बनी नालियों और गटरों में फंसकर सीवरेज प्रणाली को ठप कर देते हैं। इससे बाध वस्तुओं रखने अस्वास्थ्यकर है। इसे इसका सीमित और स्वास्थ्यकर उपयोग करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कमर तोड़ महंगाई। ऐसे तो जीवन में समस्याओं की धर्मशाला है। आए दिन नित नई नई समस्याएं आती रहती है और हमें थोड़े बहुत परेशानी झेलने पड़ते हैं, किंतु कुछ समस्याएं तो हमारे जीवन में घर करके बैठ जाती है। महंगाई भी एक ऐसी ही समस्या है जो लगातार विकट रूप धारण करती ही जा रही है। महंगाई का अर्थ है
जीवन आवश्यक वस्तुओं के मूल्य के लगातार वृद्धि, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और मनोरंजन, ये आज के मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि आम आदमी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से होती हो तो महंगाई का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। विभिन्न कारणों से बाजार में चीजों का दाम बढ़ता ही जा रहा है। अब जब यह मूल्य वृद्धि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है, तब उस स्थिति को महंगाई का नाम दे दिया जाता है। दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। महंगाई बढ़ने के अनेक कारण हैं। सूखा, बाढ़, फिर हिमपात आदि प्राकृतिक कारणों से फसलों की होने वाली हानि खाद्य पदार्थों की कमी पैदा करती है। इस कमी के कारण बाजार में अनाज, फलों और सब्जियों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्पादन में खर्च बढ़ने पर उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। कोयला, पेट्रोल, फिर केरोसिन, डीजल आदि की मूल्य वृद्धि से महंगाई बढ़ती ही जा रही है। युद्ध, हड़ताल, दंगे आदि के कारण बाजार में वस्तुओं की पूर्ति पर विपरीत असर होता है और मूल्य सूचकांक ऊपर चला जाता है। महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण जनसंख्या के तीव्र वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में जरूरी वस्तुओं का उत्पादन न होना महंगाई का प्रोत्साहित करता है। काला बाजारी, तस्करी आदि के कारण भी मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। महंगाई अनेक दुष्परिणाम को जन्म देती है। जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने से समस्याएं जनता का जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है। मध्य वर्ग की समस्याएं भयानक रूप ले लेती है। छाती फाड़कर काम करने पर भी गरीबों को पेट भर भोजन नहीं मिल पाता है। सामान्य परिवार के बच्चों को पोशाक, आहार न मिलने पर उनका उचित विकास नहीं हो पाता। गरीब परिवार के लड़कियों को अपनी पढ़ाई बीच से ही छोड़नी पड़ जाती है। कन्याओं के हाथ समय पर पीले नहीं हो पाते। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, महंगाई पर नियंत्रण पाने के प्रयत्न कारगर नहीं हो पाते। सरकारी प्रयास भी हाथ के दांत ही साबित होते हैं। फिर भी यदि सरकार, व्यापारी और जनता समझदारी से काम ले तो यही समस्या पर कुछ हद तक अंकुश पाया जा सकता है। वस्तुओं के उत्पादन और पूर्ति पर सरकार नजर रखे, व्यापारी काला बाजारी से बचे और लोग सादगी तथा संयम का जीवन अपनाए तो मूल्य वृद्धि रोकी जा सकती है। कहा है वह कृष्ण तो महंगाई के इस कालिया नाग का मर्दन कर जनता को भय से मुक्त कर सके। यहाँ से आपका कमर तोड़ महंगाई खत्म होता है। तो यहाँ पे आपका पेपर नंबर 5 भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर 6 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा हिंदी का लास्ट प्रश्न पत्र रहेगा, क्वेश्चन पेपर 6। इसके बाद हमारा हिंदी का पूरा जो गाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बाकी के जो भी सब्जेक्ट है उसका आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।